जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PHW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैंने क्या हुआ आपके लिए एक और नई वीडियो। ओके, लॉ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही साथ पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, चाहे यूपीएससी के नजरिए से देखें, साथ ही साथ दूसरे एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से देखें या आपके नॉलेज के प्रोस्पेक्टिव से देखें। तो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उच्चतम न्यायालय के बारे में। ओके, तो उच्चतम न्यायालय जो पूरे भारत में सिर्फ एक है। ओके, जो हमारे 25 उच्च न्यायालय देखने मिलते हैं, उनसे ऊपर जो होता है हमारा वो होता है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, जिसे उच्चतम न्यायालय के रूप में भी जानते हैं या हम सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। तो बात करें अगर हम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई थी, जो अभी वर्तमान में दिल्ली में देखने मिलता है हमारे को, 28 जनवरी सन 1950 को। कब? 28 जनवरी सन 1950 को। 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। उसके 2 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई दिल्ली में। ओके, अगर हम बात करें जो दिल्ली वाले उच्च न्यायालय की, तो उससे पहले जो सबसे पहले हमारे को उच्चतम न्यायालय देखने मिलता है वो है सबसे पहला उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता। 1774 में इसकी स्थापना हुई थी, 1774 में। ओके, 1774 वो अंग्रेजों के टाइम पर उन्होंने जो हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाया था। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? सर एलिजा इम्पे। कौन? सर एलिजा इम्पे, जो इसके चीफ जस्टिस थे। उसके बाद में बात करें, इनके साथ में 3 अन्य सदस्य भी थे, हाइट, चैम्बर्स एंड लिमेस्टर। ये 3 अन्य सदस्य हमारे को देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करें अगर हम दिल्ली वाले सुप्रीम कोर्ट की, जो दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट स्थापित है, जो अकेला पूरे भारत में एक ही जगह सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में वो कौन है? हमारे संजीव खन्ना जी। कौन? चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जो अभी के टाइम पे है मुख्य न्यायाधीश। सबसे पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? सबसे पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने थे हरिलाल जे कानिया जी। कौन? हरिलाल जे कानिया जी। और फर्स्ट फीमेल जो हमारे को न्यायाधीश के तौर पर देखने मिलती है सुप्रीम कोर्ट में, वो कौन थी? वो थी फातिमा बीबी। कौन? फातिमा बीबी, जो फर्स्ट फीमेल के तौर पर हमारे को देखने मिलती है। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर रखा गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल 124 से लेके 147 तक जो है सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया गया है। इसकी पावर्स का, इसके स्ट्रक्चर का, कौन कितने कार्यकाल तक रहेगा, सारी चीजों को इसमें एक्सप्लेन किया गया है 1 बाय 1। ओके, तो 124 से लेके 147 तक भाग 5, ओके, संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 तक इसका वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें आगे इसके स्ट्रक्चर की, 34+1, जो एक मुख्य न्यायाधीश होता है, 34 अन्य न्यायाधीश होते हैं इसके साथ। ये इसकी संरचना है अभी हमारे को जो देखने मिलती है। ओके, जो स्ट्रक्चर है इसका 34+1। ओके, 34+1 का जो स्ट्रक्चर देखने मिलता है, एक मुख्य न्यायाधीश और 34 अन्य न्यायाधीश। तो ये हमारे को इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है सुप्रीम कोर्ट का। अगर हम बात करें क्या ये शुरुआत से ही ऐसे थी? शुरुआत से ये स्ट्रक्चर हमारे को देखने को नहीं मिलता, शुरुआत में ऐसे नहीं था। अब बात करते हैं हम जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है नियुक्ति की जाती है न्यायाधीशों की। ओके, मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के समक्ष ही शपथ लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। इसी तरह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है। ओके, मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक होता है। परामर्श मतलब सलाह जो देनी होती है। अगर हम बात करें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8, जिसमें एक सबसे पहले जो सदस्य संख्या थी 1956 से पहले, अगर हम 50 में देखें 1950 में टोटल न्यायाधीश थे 8, जिसमें 7+1। ओके, 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8। उसके बाद में 1956 में संसद ने अन्य न्यायाधीशों की संख्या 10 निश्चित की।
मतलब टोटल हो गए 11, 10+1। उसके बाद में 1960 में 13, मतलब टोटल हो गए 14, 13+1। 1960 के बाद फिर बदलाव होता है 1977 में, और ये हो जाती है 18, 17+1। उसके बाद में 1986 में ये हो जाती है 25, और बाद में जाके पूरी तरीके से सन 2009 में केंद्र सरकार के द्वारा 2009 ये कर दी जाती है 31, 30+1। ओके, 31 मुख्य न्यायाधीश समेत जो हमारे को देखने को मिलते हैं। ये हमारे को इसका पूरा स्ट्रक्चर देखने मिलता है। बाद में जाके सन 2020 में ये बढ़ा दी जाती है, और अभी के टाइम पे हमारे को 34+1 देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे को देखने मिलता है जो इसका मेन स्ट्रक्चर है, जो इम्पोर्टेंट चीजें थी। आगे देखते हैं हम। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, सारी चीजें जो दी गई हैं इसमें, इस वीडियो के अंतर्गत आपको सब पता लगेगा। अगर हम बात करें 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 और न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014 ने सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उन्हें कॉलेजियम प्रणाली को एक नए निकाय का नाम दिया। जो इसकी जो अपॉइंटमेंट करता है उसको कहते हैं हम न्यायाधीशों की NJAC। NJAC कहते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो ये जो है ये कब बना? 2014। ओके, 2014 में बनाया गया, और इसका ही काम होता है कि पूरा कॉलेजियम तैयार करता है, जिससे कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी वो किस तरीके से होगी उसको लेकर ये सुनाई देते हैं फैसले वगैरह। ओके, तो ये चलते आ रहा था जो शुरुआत से वरिष्ठतम मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर अगर हम कहें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर 1973 तक ये परंपरा चली आ रही थी कि जो सबसे वरिष्ठतम सबसे बुजुर्ग जो न्यायाधीश हमारे को देखने मिलता था उसी को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता था। लेकिन 1973 में ये परंपरा तोड़ दी गई। कैसे तोड़ दी गई कि 3 अन्य न्यायाधीशों की अनदेखी कर जो न्यायाधीश जो बने वो जो नहीं बनने चाहिए थे उनको न्यायाधीश बना दिया गया था। ओके, 3 अन्य न्यायाधीशों की अनदेखी कर इस व्यवस्था में एएन राय को 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों से ऊपर भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। कौन बना थे? 1973 में एएन राय। मुख्य न्यायाधीश बने। तीन अन्य न्यायाधीशों की अनदेखी कर एएन राय को न्यायाधीश बनाया गया, भारत का मुख्य न्यायाधीश घोषित कर दिया गया। और यही चीज द्वारा फिर बाद में 1977 में दोहराई गई, और जो एमएच बेग मुख्य न्यायाधीश बने। एचआर खन्ना को पीछे छोड़ते हुए, एक न्यायाधीश थे उस समय एचआर खन्ना, उनको छोड़ दिया। बनना इनको चाहिए था एचआर खन्ना को, लेकिन बना किसको गया था? एमएच बेग को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था।
तो ये दो ऐसे मामले हमारे को देखने को मिलते हैं जिसमें कि इस परंपरा को तोड़ा गया कि वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है वही मुख्य न्यायाधीश बनेगा, ऐसा नहीं होगा। अब बात आती है न्यायाधीशों का कार्यकाल की। न्यायाधीशों का कार्यकाल की बात करें तो 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना जा सकता है। 65 वर्ष की आयु तक उसके बाद में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी। वह राष्ट्रपति को लिखित में त्याग पत्र दे दे। ओके, या संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सके। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जाए। ओके, तो ये हमारे को जो है इसके कार्यकाल को लेकर देखने को मिलता है। न्यायाधीशों को हटाने की बात करें अगर हम, तो इसका जो प्रावधान है न्यायाधीशों को हटाना, सेम प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए दी जाती है, महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया विशेष बहुमत चाहिए होता है, सर विशेष बहुमत। ओके, आर्टिकल 124 में दिया गया ये, इसका प्रावधान भी 124 में और नियुक्ति भी 124 के तहत ही होती है न्यायाधीशों को हटाने के लिए। 2 बार कोशिश हुई इनको, एक बार कोशिश हुई है, एक पहली बार कोशिश हुई थी और दूसरी कोशिश पहली हुई थी महाभियोग को हटाने की, बी रामास्वामी को महाभियोग के द्वारा हटाने की कोशिश हुई थी 1991 में फर्स्ट। ओके, और दूसरा दीपक मिश्रा 2019। तो ये हमारे को 2 कोशिश देखने को मिलती है जो मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए की गई थी, लेकिन दोनों में ही वो पूरी तरीके से साबित नहीं हो पाई और जो है मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर रहे। उसके बाद में अगर हम बात करें उच्चतम न्यायालय का जो स्थान है जो हमारे देश में मिलता है, सुप्रीम कोर्ट रिट किसके तहत जारी करता है? रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के द्वारा। ओके, अनुच्छेद 32 के द्वारा रिट जारी करता है। कौन कौन सी? हमारे को 5 रिट देखने मिलती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रिट। ये 5 रिट जारी करी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर हम बात करें इसके 4 क्षेत्र अधिकार देखने मिलते हैं हमारे को, वो कौन कौन से देखने मिलते हैं? 4 क्षेत्र अधिकार। सबसे पहले अगर हम बात करें मौलिक क्षेत्र अधिकार, अपीली, सलाहकारी, रिट संबंधी, जो मैंने एक बता दिया आपको अभी रिट वाला। सुप्रीम कोर्ट के जो क्षेत्र अधिकार देखने मिलते हैं हमारे को, मौलिक, अपीली,
सलाहकारी ऋण संबंधी। मौलिक के अंतर्गत आता है केंद्र राज्य से संबंधित वाद विवाद हो गए। ओके, केंद्र राज्य या दो राज्यों के बीच में विवाद है तो वो आएगा मौलिक के अंदर। मौलिक को हम प्राथमिक क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। ओके, मौलिक क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। क्या? केंद्र राज्य सॉरी अपीली में कोई अपील दायर करी जाए, अगर कोई फौजदारी का मामला या दीवानी या फौजदारी के जो मामले होते हैं, उनकी सुनवाई करना। और सलाहकारी में आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देना। रिट में मौलिक अधिकारों की रक्षा। आर्टिकल 32 के तहत। ओके, तो ये हमारे को देखने को मिलता है इसके क्षेत्र अधिकार। मूल क्षेत्र अधिकार हो, केंद्र राज्य के बीच में विवाद हो या फिर दो राज्यों के बीच में विवाद हो, तो वो सारी चीजें हमारे को देखने को मिलती है। न्यायिक क्षेत्र अधिकार में जो न्याय संबंधी मामले, अपीली क्षेत्राधिकार, आपको बताया मैंने, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, ये 4 क्षेत्राधिकार हमारे को देखने मिलते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट और आर्टिकल देखने मिलते हैं हमारे को, अभिलेख न्यायालय की स्थापना किसके तहत होती है? 129 के तहत अभिलेख न्यायालय। एक 137 में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। और 143 में सलाह। एक 124 के तहत अपॉइंटमेंट होती है, 124 के तहत ही हटाया जा सकता। तो ये हमारे को देखने मिलते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो देखने मिलते हैं। अब बात आती है PIL। इसकी शुरुआत कब हुई? 1979 PN भगवती के द्वारा। ओके, मुख्य उस समय न्यायाधीश थे PN भगवती। ओके, और हुसैन आरा खातून बेगम का केस था। हुसैन आरा खातून बेगम का केस था। हंगोर रानी ने केस लड़ा था, ये वकील थी। तो इसकी PIL की फुल फॉर्म क्या होती है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका कहते हैं, जो कोई व्यक्ति दूसरे के लिए याचिका दायर करता है उसे जनहित याचिका कहते हैं। इसकी शुरुआत 1979 में भारत में होती है। लोक अदालत की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई? 1987 में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हमारे को सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड देखने को मिलती है। इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ों को कवर करा है, उसके क्षेत्र अधिकार, पावर्स के बारे में। ओके, सारी चीज़ें इसमें कवर करी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।